गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम जो लेसन पढ़ने जा रहे हैं वो जी सुंदर रेड्डी द्वारा लिखित भाषा और आधुनिकता है। भाषा क्या है बेटा? सभी को पता है कि भाषा हमारे विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। भाषा के द्वारा हम अपनी बात किसी से कह सकते हैं और भाषा के द्वारा ही हम दूसरे की बातों को समझ सकते हैं। ऐसे तो आप सबको पता होगा। तो यहाँ पर जी सुंदर रेड्डी का कहना है कि भाषा को आधुनिक बनाना और किस तरह से आधुनिक बनाना, किस तरह से उसका प्रयोग करना, ये सब चीज इसमें इन्होंने वर्णन किया है। तो कह रहे हैं कि जिस प्रकार से किसी भी क्षेत्र में रमणीयता लाने के लिए नित्य नूतनता की आवश्यकता होती है। बेटा क्षेत्र कोई भी हो, चाहे वो कपड़े का क्षेत्र हो, चाहे वो भोजन का क्षेत्र हो, हम हमेशा कुछ नया करने के प्रयास में रहते हैं, है ना। भोजन भी बनाते तो क्या होता है, रोज एक जैसा खा के उठ गए, नहीं नया कुछ चाहिए। वस्त्र भी पहनते हैं तो भी रोज एक जैसे नहीं होते, कुछ नया चाहिए। तो इसी तरह से हर क्षेत्र में नूतनता की आवश्यकता होती है और इसी बात को दृष्टि में रखकर महाकवि माघ ने कहा है, क्षणे क्षणे यन्न बता उपैति तदैव रूपम रमणीयता। जो क्षण क्षण अपने आप को परिवर्तित करता रहता है वही रूप सुंदर लगता है। रमणीयता और नित्य नूतनता अन्योन्याश्रित माने एक दूसरे पर आश्रित है। बेटा सुंदरता और नित्य नूतनता, प्रतिदिन नया होना, दोनों ही एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। रमणीयता के अभाव में कोई भी चीज मान्य नहीं होती। बेटा नई हो चीज, नूतनता हो उसमें, लेकिन वो सुंदर ना लगे, ठीक है ना, तो भी वो मान्य नहीं होती है, उसको स्वीकार नहीं किया जाता है। और कह रहे नूतनता किसी भी सर्जक की मौलिक उपलब्धि की प्रामाणिकता को सूचित करती है और उसकी अनुपस्थिति में कोई भी चीज वस्तुतः जनता व समाज के द्वारा स्वीकार्य नहीं होती है। तो क्या कह रहे कि नूतनता किसी भी सर्जक की मौलिक उपलब्धि, जो व्यक्ति सृजन करता है, नूतनता का निर्माण करता है, उसकी प्रामाणिकता को सूचित करना कि किसने कितना नयापन दिया है। और अगर वह अनुपस्थित है तो कोई भी चीज समाज में स्वीकार नहीं होती, समाज किसी भी चीज को स्वीकार नहीं करता है। सड़ी गली मान्यताओं से जकड़ा हुआ समाज जैसे आगे बढ़ नहीं पाता, वैसे ही पुरानी रीतियों और शैलियों की परंपरागत लीक पर चलने वाली भाषा भी जन चेतना को गति देने में प्रायः असमर्थ रह जाती है। कह रहे हैं कि हमारी प्राचीन परंपराएं सड़ी गली, देखिए प्राचीन परंपराएं सब नहीं गलत होती हैं, कुछ परंपराएं ऐसी होती हैं जो हमारे को आगे विकसित करने में, हमारे देश को, हमारे समाज को आगे विकसित करने में कठिनाई उत्पन्न करती है। उन मान्यताओं को हमें बदलना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि सही मान्यताएं हैं लेकिन चूंकि वो प्राचीन परंपरा, इसको तोड़ देना चाहिए, ये उचित नहीं है। उसी प्रकार से किसी भी क्षेत्र में पुरानी चीजों को छोड़ करके नई चीजों का निर्माण करना आवश्यक होता है। और साहित्य और कला में भी कुछ ऐसा ही है कि नई नई कृतियां, नई नई रचनाएं लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। और अगर उन रचनाओं में आकर्षण नहीं होता है तो क्या होता है, समाज के द्वारा उनको स्वीकार नहीं किया जाता है। पिछड़ी हुई रूढ़ियों से ग्रस्त समाज की प्रगति अगर नहीं कर पाता है, रूढ़ियों से के कारण अगर समाज में प्रगति नहीं होती तो क्या करते, उन रूढ़ियों और परंपराओं और शैलियों को बदल दिया जाता है। युग के अनुरूप जन चेतना उत्पन्न करने के लिए उन्हें बदलना भी आवश्यक होता है। नवीन विचारों और वैज्ञानिकता से परिपूर्ण भाषा ही समाज में प्रतिष्ठित हो सकती है। समय की मान्यता के अनुसार, जैसा जैसा समय परिवर्तन होता है बेटा, समय की मान्यता के अनुसार हमारी भाषा में नए नए मुहावरे, नई नई लोकोक्तियों आदि का समावेश किया जाता है, जिसके कारण भाव को प्रकट करने में सरलता उत्पन्न हो जाए, लोगों को समझना आसान हो जाए, लोगों को उसमें रुचि
आने लगे। इस उपयोगिता की सार्थकता असामयिक सामाजिक चेतना में प्राप्त दृष्टव्य अनेक प्रकारों की संश्लिष्टताओं और दूरता का परिहार करने में ही निहित है। कभी कभी अन्य संस्कृतियों के प्रभाव से और अन्य जातियों के संसर्ग से भाषा में नए शब्दों का प्रवेश होता है और इन शब्दों के सही पर्यायवाची शब्द अपनी भाषा में न प्राप्त हो तो उन्हें वैसे ही अपनी भाषा में स्वीकार करने में किसी भी भाषाभाषी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। यही भाषा की आधुनिकता है। समाज की सजीवता और नवीनता को पूर्णतः आत्मसात करने पर ही निर्भर है। भाषा म्यूजियम की वस्तु नहीं है, उसकी स्वतः सिद्ध एक सहज गति है जो सदैव नित्य नूतनता को ग्रहण करके चलती है। तो बेटा अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं ये कि जो हमारी भाषा है वो सामाजिक चेतना को उत्पन्न करने वाली होती है। सभ्यता, संस्कृति और ज्ञान के विकास के फलस्वरूप जो विचारों में क्रांति उत्पन्न होती है उसे हम किस नाम से जानते हैं? युग चेतना के नाम से जानते हैं। उसकी सफल अभिव्यक्ति, सफल माने सरलता से व्यक्त करने की जो भाव होते हैं, एकमात्र उसका क्या साधन है? भाषा है। कोई भी भाषा ऐसी सशक्तता, ऐसी मजबूती, सशक्त माने मजबूत होना, तभी प्राप्त कर सकती है जब वह अपने युग के अनुकूल, जैसा युग चल रहा है उसके अनुसार सटीक, औचित्यपूर्ण और नए मुहावरों को ग्रहण कर लेती है, नए नए लोगों को, नई नई चीजों को ग्रहण कर लेती है। भाषा का एकमात्र उद्देश्य यही है कि वह समाज में लोगों के भावों और विचारों को सरलता से एक दूसरे के साथ पहुंचा सके, एक दूसरे तक पहुंचा सके। इसके अतिरिक्त उसका समाज में कोई अन्य उपयोग नहीं है। जी सुंदर रेड्डी क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि भाषा का जो उद्देश्य है, ठीक है, भाषा का जो उद्देश्य है वो बहुत ही निष्कर्षल है, क्योंकि उसका एक ही उद्देश्य है कि आपकी बातों को दूसरों को सरलता से समझा सके और दूसरों की बातों को आप तक सरलता से ला सके। और अगर वो ऐसा नहीं कर सकती है तो भाषा की सशक्तता खत्म हो गई, भाषा की मजबूती खत्म हो गई, उसका कोई महत्व ही नहीं रह गया। भाषा कोई म्यूजियम में रखने की तो वस्तु है नहीं कि उसे आपने सजा करके रख दिया है, सजी हुई रखी हुई है। नहीं, भाषा तो तभी सही है कि जब वो आपकी बात को प्रकट कर सके, उसका सही उपयोग हो सके, ठीक है ना। तो क्या कह रहे हैं कि लेखक रेड्डी जी कहते हैं कि भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है। हमारी संस्कृति से भाषा को अलग नहीं किया जा सकता है। संस्कृति परंपरा से निश्चित होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। संस्कृति के लिए क्या कह रहे हैं कि परंपरा से निकली है, संस्कृति परंपरा से निकली हुई है, फिर भी परिवर्तनशील है, अर्थात बदली जा सकती है, और गतिशील अर्थात आगे को बढ़ने वाली होती है। उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। संस्कृति की हमारी जितनी गतिशील होगी, संस्कृति हमारी जितनी गतिशील होगी, विज्ञान की उतनी ही प्रगति होगी, ऐसा माना जाता है। वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण उद्भूत नई संस्कृति हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। वैज्ञानिक आविष्कार के लिए, कुछ आगे बढ़ाने के लिए जो भाषा है, कभी कभी हम दूसरी भाषा के शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो बेटा उनको हम अपनी भाषा में परिवर्तित नहीं कर सकते, क्योंकि हर शब्द का सही सटीक अनुवाद नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, उस भाषा को, जिस भाषा का वो शब्द है उसको उसी रूप में हम ग्रहण कर लेते। उसमें किसी भी तरह की कोई आपत्ति किसी को नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भाषा हमें समझने का माध्यम है, और अगर उस भाषा के द्वारा हम समझ सकते तो उसको अपनाने में कोई बुराई नहीं है। इसके लिए नए प्रयोगों की, नई भाव योजनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए शब्दों की खोज की महती आवश्यकता है। क्या कह रहे हैं कि हमें अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए, कुछ कहने के लिए नए नए शब्दों की खोज करने की अत्यधिक आवश्यकता है। क्यों? कि नए शब्द जो है हमारी भाषा में सुंदरता लाते हैं, उसके द्वारा हमारी भाषा सुंदर लगने लगती है, लोगों को रुचिकर लगने लगती है, ठीक है। इसी के वजह से इसको परिवर्तित करना भी आवश्यक है।
अब प्रश्न यह है कि भाषा में ये परिवर्तन कैसे संभव है, भाषा को हम कैसे परिवर्तित कर सकते हैं, यत्न साध्य या सहज साध्य, यत्न पूर्वक या सहजता पूर्वक। यत्न पूर्वक माने उसको बदलने के लिए प्रयास करते, सहज माने अपने आप सरलता से सिद्धि प्राप्त हो जाना। तो कह रहे हैं कि यत्न साध्य से हमारा तात्पर्य यह है कि भाषा को युगानुकूल, युगानुकूल माने युग के अनुकूल बनाने के पीछे किसी व्यक्ति विशेष अथवा व्यक्ति समूह का प्रयत्न होना चाहिए। दूसरा, सहज सिद्ध से आशय यह है कि भाषा की गति इतनी स्वाभाविक होने के कारण यह किसी प्रयत्न विशेष की अपेक्षा नहीं रखती। भाषा क्या है, गतिशील है, इसलिए ये किसी से परिवर्तन कराने की या किसी प्रयत्न के द्वारा परिवर्तित करने के लिए नहीं हो सकती है। उसको यत्न नहीं करना पड़ता परिवर्तित करने के लिए, वो स्वयं ही गतिशील है, समय के साथ परिवर्तित होती रहती है। भाषा की गति स्वाभाविक होने के कारण यह किसी प्रयत्न विशेष की अपेक्षा नहीं रखती है। यदि उपलब्ध भाषा वैज्ञानिक आधारों का पर्याप्त अनुशीलन करे तो पहली बात ही सरल सिद्ध होगी। कहने का क्या अर्थ है, यत्न साध्य या सहज सिद्ध। तो यत्न साध्य कह रहे हैं कि जो पहली बात है यही सत्य सिद्ध होगी कि हमें किसी भी कार्य के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। 18वीं शती में अंग्रेजी भाषा के और 20वीं शती में जर्मनी भाषा ने इस नवीनीकरण की पद्धति को अपनी कोशिशों से संपन्न बनाया। क्या ना, 18वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी में अंग्रेजी ने और जर्मनी ने दोनों ने ही नई भाषा का प्रयोग करने का पूरा प्रयास किया। और हर भाषा की खास प्रवृत्ति होती है, हर भाषा में बेटा कोई ना कोई विशेषता अवश्य होती है कि शब्द निर्माण तथा अर्थ ग्रहण की दिशा में उसका अपना अलग अलग रूप होता है। शब्द बेटा वही सही होते हैं जिसका हमें सही अर्थ पता हो, उसका हम सही अर्थ निकाल सके। शब्द तो हमने बोला, लेकिन अगर कोई उसका मतलब जानना चाहता है या उससे किसी भी चीज को डिस्क्राइब करना है, उसको किसी को पूरी तरह से वर्णित करना है, तो उन शब्दों का अर्थ हमको नहीं पता, तो ऐसा शब्द जो है निरर्थक शब्द माना जाएगा, क्योंकि हमको उसका अर्थ ही नहीं पता है। बिना उस भाषा की मूल आत्मा को विकृत बनाए और अन्य भाषागत शब्दों को स्वीकार कर सकते हैं चंद रूपगत परिवर्तनों के साथ। कह रहे कुछ भाषाएं ऐसी हैं जिनको बिना तोड़े मरोड़े, बिना बिगाड़े हुए, कुछ शब्द ऐसे ना कि जिसको शुद्ध करने के चक्कर में और अधिक हम अशुद्ध कर देते। तो कह रहे बिना तोड़े मरोड़े, बिना बिगाड़े उस भाषा को हम उसी रूप में स्वीकार कर लेते हैं। ये अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। उसको हम स्वीकार करके भाषा को गतिशील बना सकते हैं, भाषा को आगे बढ़ाने में समर्थ हो सकते हैं। आगे लेखक कह रहे हैं कि भाषा की आत्मा, कह रहे जो मूल शब्द हैं वही भाषा की आत्मा, अगर उसको हम बिगाड़ देते हैं तो अर्थात भाषा के साथ छेड़छाड़ करना होता है, ठीक है। यह काम एशिया और अफ्रीका जैसे वैज्ञानिक साहित्य सृजन की दिशा में पिछड़े हुए देशों में और भी सत्व होना चाहिए और इसकी अत्यंत आवश्यकता। कह रहे जो पिछड़े हुए देश हैं इसमें बहुत अधिक आवश्यकता है परिवर्तन करने की, इसको सुधार करने की, इसको समझाने की। इसलिए वहां पे भाषा को आधुनिक बनाने की और अधिक आवश्यकता है। तो बेटा हम सबसे पहले एक एक्सरसाइज कर लेंगे इसके साथ साथ। सबसे पहला प्रश्न है उपयुक्त गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो प्रश्न है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ क्या होगा, प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड से प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी द्वारा लिखित भाषा और आधुनिकता नामक पाठ से उद्धृत है। तो इसमें पहला प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न है रमणीयता और नित्य नूतनता किस प्रकार अन्योन्याश्रित है, मतलब किस प्रकार एक दूसरे पर आश्रित है। तो लेखक का कहना है कि रमणीयता और नित्य नूतनता किस प्रकार अन्योन्याश्रित है। तो बेटा लेखक का कहना है कि नूतनता के बिना भाषा रमणीय और सुंदर नहीं हो सकती है, क्योंकि रमणीयता और नित्य प्रति नूतनता अर्थात भाषा में नवीनता दोनों एक दूसरे पर आश्रित है।
उपर्युक्त गद्यांश में लेखक ने किस बात पर बल दिया है? तो बेटा उपर्युक्त गद्यांश में लेखक ने सड़ी गली मान्यता को त्याग कर नवीन मान्यताओं को अपनाने पर बल दिया है। लेखक ने किस अभिव्यक्ति का साधन दिया है? तो बेटा लेखक ने भाषा की अभिव्यक्ति का साधन दिया है। किस बात का साधन दिया है? किस बात पर बल दिया लेखक ने? भाषा की अभिव्यक्ति पर बल दिया है। लेखक ने किसे भाषा की अभिव्यक्ति का सशक्त साधन माना है? तो बेटा लेखक ने भाषा को अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम माना है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो बेटा रेखांकित अंश की व्याख्या है कि लेखक का कहना है, जी सुंदर रेड्डी का कहना है कि रमणीयता और नूतनता एक दूसरे पर आश्रित है। सुंदरता के अभाव में कोई भी भाषा, संस्कृति और विचार सामाजिक मान्यता को नहीं प्राप्त कर पाते हैं। आधुनिक युग में नवीनता ही रमणीयता का विशेष स्थान है। ठीक है, नवीनता में ही रमणीयता का विशेष स्थान है। दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं। बिना रमणीयता के कोई भी वस्तु महत्वपूर्ण नहीं होती है। नवीनता होने पर ही समाज उस रचना के प्रति आकर्षित होता है। थैंक यू बेटा, आज इतना ही।